बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। इससे पहले हम लोग वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियम, फिर वेव्स की डेफिनेशन वगैरह, डैम्पिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग, ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कवर कर चुके हैं। सो इन शॉर्ट, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अब उसका सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, जिसमें हम लोग एक बेसिक कंस्ट्रक्टर रिपल टैंक के थ्रू जो है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, उसके थ्रू हम तीन इंपॉर्टेंट फिनोमेना को स्टडी करेंगे। एक रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन एंड तीसरा आ जाता है डायफ्रैक्शन। ओके, ये तीन फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे। ओके, सो let's begin. Ripple tank is used to calculate the frequency, wavelength and speed of waves on the surface of water. ठीक है, तो waves के कुछ certain characteristics जो अभी हमने ऊपर देखे, उसमें से frequency, wavelength and जो speed of waves है उसको find out करने के लिए, उसको study करने के लिए Ripple tank को use किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग बेसिकली क्या है। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। द रिपल टैंक कंसिस्ट ऑफ अ शैलो ट्रे ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत डीप या गहरी ट्रे नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी पतली सी ट्रे है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर को पुट किया जाता है और उस वाटर को फिर इस ट्रे के अंदर रखा जाता है। मतलब देखिए, ये बहुत पतली सी और छोटी सी ट्रे होती है जिसके अंदर यहाँ पे पानी को रखा जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर फिर वेव्स जनरेट की जाती है विद अ ट्रांसपेरेंट बेस। यानी ये जो बेस होती है इस ट्रे की, ये कोई लोहे की या स्टील वगैरह की नहीं होती, क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब ये कि अगर आप इसके नीचे लेटे ना इस रिपल टैंक के, ठीक है, या कोई पेज वगैरह रखे या कोई मिरर वगैरह रखे, तो आप ऊपर जो वेव्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं आप उसको इजीली देख सकते हैं। यूजुअली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अबव सो दैट द लाइट शाइन्स थ्रू द वाटर। और इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक लाइट या लैंप लगा दिया जाता है इस रिपल टैंक के ऊपर, ताकि क्या हो जाए कि लाइट फॉल कर सके इस रिपल टैंक के ऊपर, और हम नीचे बैठ के या नीचे कोई भी मिरर वगैरह या कोई भी चीज रख के हम क्या कर सकें, इस रिपल टैंक के अंदर जो पानी के अंदर चेंजेस आएंगी हम उसको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, मैं कलर ऑफ द पेन चेंज कर रही हूँ ताकि जो है वो बाकी इससे डिफरेंट लगे और आपको समझ भी आए कि मैं कहाँ पॉइंट आउट कर रही हूँ। अच्छा, ओके, द रिपल्स ऑन द वाटर शो अप एज शेडो। अब क्या होता है कि दैट जब रिपल्स, रिपल टैंक क्या है, देखिए रिपल्स क्या होती हैं, वो जो पानी के अंदर छोटी छोटी लहरें डेवलप नहीं हो जाती जब आप एक पत्थर फेंकते हैं, उन्हें रिपल्स कहा जाता है। तो जो वाटर के अंदर रिपल्स होती हैं, दे शो अप एज शेडोज, ब्राइट एंड डार्क लाइंस ऑन द स्क्रीन अंडरनीथ द टैंक। हमने टैंक को क्या रखा था, ट्रांसपेरेंट बेस के साथ रखा था। उस ट्रांसपेरेंट बेस के नीचे हमने यहाँ पर क्या रख दिया, एक स्क्रीन रख दी। अब क्या होगा कि जब पानी ऊपर नीचे मूव करता है ना, ठीक है, इन दिस रिपल टैंक, तो वो ऊपर नीचे होना उसका कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस ऑन द स्क्रीन, जो कि हमने नीचे रखा है। ठीक है, द रिपल्स आर क्रिएटेड। अब रिपल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, एक वाइब्रेटर या एक इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो यूज किया जाता है। अब ये देखिए, ये एक वाइब्रेटर है जो कि बहुत स्मॉल है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, जब ये देखिए, जब ये टच करेगा वाटर की सरफेस को, तो क्या होगा कि एक क्रेस्ट, सॉरी, एक ट्रफ जो है वो डेवलप हो जाएगी। जब ये वापस ऊपर चला जाएगा तो एक ट्रफ डेवलप हो जाएगी पानी के अंदर। तो यूं क्या हो जाएंगे, जो जो ये ऊपर नीचे होता रहेगा ये वाइब्रेटर, तो पानी के अंदर लहरें जो है वो जनरेट होती चली जाएंगी, रिपल्स जनरेट होती चली जाएंगी। ठीक है, द मोटर हैज एन ऑफ सेंटर वेट अटैच्ड। इसके अंदर क्या है, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक वेट अटैच्ड है। ठीक है, व्हेन द मोटर इज टर्न्ड ऑन, जो ही मोटर को हम ऑन करेंगे, इट मेक्स द स्ट्रिप वाइब्रेट एंड दस क्रिएट रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब क्या होगा कि दैट इस वेट के साथ मोटर अटैच्ड है। ठीक है, जो ही ये मोटर ऑन होगी तो ये वेट क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिप है, ये वाली, एक मिनट बाकी मैं रिमूव कर देती हूँ, ये वाली जो स्ट्रिप अटैच है ये पतली सी, ये क्या करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी। ये वाली स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है, प्लेन डिपर जिसको कहा जाता है, जो कि पानी के अंदर डिप होगा और बाहर निकलेगा। ठीक है, स्ट्रेट वेव्स एंड दस क्रिएट रिपल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। और इसकी वजह से जब ये ऊपर नीचे मूव करते हैं तो वाटर के अंदर रिपल्स जनरेट हो जाती हैं, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। व्हेन द मोटर स्ट्रेट वेव्स कैन बी सेट अप बाय यूजिंग अ स्ट्रेट डिपर। अब आपने क्या करना है, आप ये स्ट्रेट डिपर यूज करके क्या कर सकते हैं,
एक स्ट्रेट वेव्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आप इसके बजाय क्या करो, एक स्फेरिकल जो है वो डिपर यहाँ पे यूज कर दो। आपने इस वेट के साथ क्या कर दिया, ये आपको ये रेड कलर का एक बॉल सी दिखाई दे रही है, ये क्या एक स्फेरिकल डिपर है। तो जो ये पानी के अंदर डिप होगा तो ये राउंड राउंड सर्कुलर वेव्स जो है वो जनरेट करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस डिपर आपके पास स्ट्रेट वेव्स भी जनरेट हो सकती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस केस में जनरेट हुई हैं, ठीक है, या राउंड भी जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू गेट कंसिस्टेंट प्लेन वेव्स, अगर आपने क्या करना है, सिर्फ एक दफा डिप करके वो वेव्स जनरेट होंगे और वहां पे जाके रिपल टैंक के एंड पे जाके खत्म होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंट प्लेन वेव्स चाहिए, द मोटर असेंबली इज लोअर्ड अंटिल इट टचेस द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड देन मोटर इज टर्न्ड ऑन। यू शुड बी एबल टू सी स्ट्रेट वेव्स being created which travel across the surface of the tank, often called as plane waves. देखें क्या होता है, आप अचानक से कोई चीज पानी के अंदर फेंक देते हैं तो स्प्लैशेस ऑफ वाटर आते हैं, ठीक है, और रिपल जनरेट हो जाती है वाटर के अंदर, लेकिन वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने प्लेन वेव्स चाहिए, इनमें से कुछ वेव्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, जब आप पानी अचानक पत्थर को अचानक से फेंकते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी कुछ इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्लेन वेव्स चाहिए जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, तो आप क्या करेंगे, बहुत आहिस्ता से उस डिपर को लाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर और उसको जो है वो अंदर पानी के डिप करेंगे और मोटर ऑन कर देंगे, तो वो हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का से नीचे आएगा, हल्का से ऊपर जाएगा, हल्का से नीचे आएगा। तो क्या होगा, यूं एक ही तरह की वेव्स जो है वो पानी के अंदर जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। सच टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज द प्लेन वेव्स। By lightening the front waves being created, clear peaks and troughs can be seen. देखिए peaks क्या है, crests है। अब आप जब ऊपर से लाइट ऑन कर देते हो इसके, तो आपको पता चलता है कि कुछ क्रेस्ट्स और कुछ ट्रफ्स जो है वो जनरेट हुए हैं विद इन दिस रिपल टैंक। Okay, now the imaginary surface representing corresponding point, the crests and troughs of the waves that vibrate in the union is called the wave front. इट मे बी प्लेन और स्फेरिकल डिपेंडिंग अपॉन द डिपर यूज्ड। अब क्या है, एक ऐसी सरफेस जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इनका फ्रंट, मतलब सबसे आखिरी वाली वेव जो कि जाती है टुवर्ड्स डायरेक्ट टुवर्ड्स दिस पॉइंट, जाके वहां पे खत्म हो जाती है, उसको वेव फ्रंट कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकती है, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट भी हो सकती है, या ये स्फेरिकल भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है अपॉन द डिपर जो कि हमने यूज किया है। अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना की तरफ, दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम रिपल टैंक के थ्रू ही रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे। The change in the direction of the wave front at an interface between the two different media or rigid barriers so that the wave front returns into its original medium from which it is originated is called reflection. देखो क्या होगा, आपकी एक वेव जनरेट हुई, वो आके किसी सॉलिड चीज के साथ टकराई और टकरा के वापस अपने ओरिजिनल मीडियम के अंदर आ गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आपकी वेव जो जनरेट हुई थी वो अपने ओरिजिनल मीडियम से गई, ठीक है, मीडियम ए से गई, मीडियम बी के साथ टकराई और मीडियम बी से टकराने के बाद मीडियम बी के अंदर नहीं गई, बल्कि क्या हुई, वापस मीडियम ए के अंदर आ गई। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ओके, when a wavefront strike a straight rigid barrier as shown in the figure, it is reflected along its original path. अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो वेव फ्रंट है, जो वेव्स मूव कर रही हैं, वो जाके एक रिजिड बैरियर के साथ टकरा रही हैं और फिर क्या हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। आप ऐसा करो ना, आप एक कंटेनर के अंदर, एक टब के अंदर, जो बड़े बड़े टब्स आते हैं उनके अंदर सेंटर में एक पत्थर फेंको, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक भी बड़ी चीज, कोई हार्ड सरफेस रख दो। आप देखोगे ये जो रिपल्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है, वो आते इस हार्ड सरफेस के साथ टकराएंगे और टकराने के बाद वापस इस साइड पे वेव्स आ जाएंगी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब आप रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को इस रिपल टैंक के अंदर कैसे स्टडी करते हो, आप वेव्स जनरेट करो, वो जो ऊपर मैंने प्रोसेस बताया था, वाइब्रेटर ऑन कर दो तो वेव जनरेट हो जाएंगी, और यहाँ पर एक सॉलिड सरफेस रख दो, तो आप देखोगे कि यहाँ से रिपल्स आ रही हैं और इसके साथ टकरा के वापस जा रही हैं वाइब्रेटर की तरफ, ठीक है। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब हम आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फिनोमेना की तरफ, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? When waves travel from one medium into another, its speed changes and in some cases diverges from its original path. This phenomenon is called refraction. तो स्टूडेंट्स देखें क्या होता है कि दैट जब वेव्स एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जाती हैं, ठीक है, और उनकी स्पीड के अंदर और सम केसेस उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर जब चेंजेस आएंगी ना, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहेंगे। ओके, रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि एक मीडियम, यानी एक डिफरेंट मीडियम है और एक दूसरा मीडियम है, उसके अंदर जब ये वेव्स जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इन वेव्स की जो स्पीड है उसके अंदर चेंजिंग्स आ जाएंगी और उनकी डायरेक्शन, सपोज स्ट्रेट जा रही थी, यहां से आके थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन कहेंगे। The phenomena of refraction can be demonstrated in the ripple tank by using a boundary between shallow and deep water. अब हम क्या करेंगे? रिपल टैंक को हम टैंक इस तरह का लेंगे जो कि एक जगह से तो शैलो होगा, यानी ऊपर ऊपर होगा, ठीक है, सपोज यूं, एक मिनट, और एक जगह से क्या होगा? डीप होगा। देखो ये शैलो है, ये डीप है, तो जब पानी शैलो से होता हुआ डीप में जाएगा तो इसकी स्पीड और इसकी डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे, या इसी तरह वो डीप से होता हुआ जब शैलो में जाएगा तो भी उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। आप डायरेक्टली देखोगे कि आपकी जो वेव्स है उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ओके, अब ये हम कैसे कर सकते हैं रिपल टैंक के अंदर? रिपल टैंक की ट्रे हमने कहा था पहले ही, हम जो है वो एक ही साइज की ट्रे लेंगे। तो आप क्या करो, आप एक छोटी सी शीट जो है वो यहाँ पर क्या करो, एक जगह रख दो, तो आप देखोगे कि ये वाला पानी इसके मुकाबले में ये वाला पानी जो है वो ज्यादा डीप हो गया है अब। तो पानी यहाँ से जब आएगा आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पे चढ़ेगा, तो दिस वुड बी डीप वाटर एंड दिस वुड बी शैलो वाटर। क्लियर? ओके, अब हम मूव करते हैं towards this next paragraph. A thick plastic sheet is placed in the tray at some angle in the wave front. अब आपने क्या करना है कि शीट स्ट्रेट नहीं रखनी, ऐसे नहीं रखनी, सॉरी ये भी स्ट्रेट नहीं लाइन लगाई मैंने, स्ट्रेट नहीं रखनी कभी भी लाइन, ये वाली शीट, ये आपने क्या करनी है, थोड़ी सी टेढ़ी रखनी है, थोड़ा सा इसको करना है चेंज। ओके, अब क्या होगा? व्हेन द वाटर वेव्स इंटर द डीप वाटर रीजन, जब वेव्स क्या होंगी, शैलो वाटर से डीप वाटर में चली जाएंगी, देयर वेवलेंथ इंक्रीजेस। देख रहे हैं आप लोग, this is their wavelength. Their wavelength would increase and their speed also increases, और उनकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। The wavelength is less and velocity of the wave is also lower in the shallow water. अब आपने ये चीजें नोट करनी है कि डीप वाटर में क्या होगा, डीप वाटर में देखो वेवलेंथ इंक्रीज करी है, स्पीड इंक्रीज करी है। शैलो वाटर में वेवलेंथ भी कम है और स्पीड भी कम है, ठीक है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ बोथ द वाटर रिमेन्स द सेम, ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर पे डिपेंड करेगी। जितनी फ्रीक्वेंसी से वेव्स जनरेट करा है उतनी फ्रीक्वेंसी से ये वेव्स हर जगह से मूव करेंगी। लेकिन क्या है, सिर्फ वेवलेंथ और स्पीड के अंदर डिफरेंस है। वेवलेंथ और स्पीड इंक्रीज कर जाएंगी इन द डीप वाटर, लेकिन शैलो वाटर के अंदर क्या है, वो कम हो जाएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनको नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट फिनोमेना की तरफ, दैट इज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या है? डायफ्रैक्शन इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ द वेव्स डायफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, कोई भी ऑब्स्टिकल होगा उसके कॉर्नर्स की वजह से क्या हो जाएगी कि वेव आपकी बेंड कर जाएगी, वो कंप्लीट सर्कुलर में कन्वर्ट हो जाएगी या थोड़े से उसके एजेस जो है वो सर्कुलर वेव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कहते हैं। देखिए, जब वेव्स किसी भी अपर्चर से, अपर्चर कहते हैं कोई भी एक स्मॉल होल किसी भी
चीज के अंदर, सॉरी मेरी ये लाइन स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हो रही, ठीक है, या ओपनिंग, ठीक है, इट स्प्रेड्स आउट ड्यू टू डायफ्रैक्शन। एक वेव स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अब क्या है कि वो किसी भी अपर्चर से, किसी भी होल से जो है जब वो पास करती हैं तो वो होल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा राउंड वेव्स में इनको कन्वर्ट कर देगा, और वो होल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही कम राउंड वेव्स में ट्रैवल होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली पाथ तो स्ट्रेट ही जा रहा है ना, लेकिन सिर्फ ये जो यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पानी बेंड होना शुरू हो जाएगा, ये वेव्स बेंड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, we can observe the phenomenon of diffraction in a ripple tank by generating straight waves, ठीक है। अब आप क्या करें, सबसे पहले रिपल टैंक के अंदर एक स्ट्रेट प्लेन डिपर यूज करें और स्ट्रेट वेव्स जनरेट करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि दो ऑब्स्टिकल्स को प्लेस कर देना है इन द पाथ ऑफ द वेव्स। अब क्या होगा, एक सिचुएशन में आपने उन ऑब्स्टिकल्स को बहुत पास पास रखना है, और दूसरी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें आपने इन ऑब्स्टिकल्स को बहुत दूर दूर रखना है, ठीक है। मैंने ऑब्स्टिकल बहुत पास ड्रॉ कर दिए, आप थोड़ा सा दूर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस वाइब्रेटर। सपोज आपके यहाँ पे हैं तो ऑब्स्टिकल्स आप यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, and place two obstacles in such a way that the separation is comparable to the wavelength of the waves। अब जो इनकी क्या हो सेपरेशन, इन जो वेव जो दोनों आपने ऑब्स्टिकल्स रखे हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए ऑफ द वेव्स, ठीक है। वेव्स आफ्टर पासिंग थ्रू द नैरो ओपनिंग स्प्रेड आउट इन एवरी डायरेक्शन एंड टर्न इनटू सर्कुलर वेव्स। अब अगर आपने क्या किया कि ये वाला जो होल था, ये वाली जो ओपनिंग थी, वो आपने क्या ली, वेवलेंथ के इक्वल ली, तो क्या होगा कि दैट जो वेव्स हैं वो सारी की सारी सर्कुलर वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। हालांकि पहले क्या थी, स्ट्रेट वेव्स थी, क्योंकि हमने एक प्लेन डिपर यूज किया है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट वेव्स थी ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सर्कुलर वेव्स, और क्या होंगी, ये स्ट्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीधी जा रही थी, हर जगह नहीं फैली हुई थी, ये क्या हो जाएंगे, हर जगह फैल जाएंगे, हर एक एरिया को कवर करेंगे। दिस इफेक्ट इज ग्रेटेस्ट व्हेन द साइज ऑफ द ओपनिंग इज लेस। अब जो जो आप साइज ऑफ द ओपनिंग कम करते चल जाएंगे उतने ही ज्यादा सर्कुलर जो है ये वेव्स कन्वर्ट होती चली जाएंगे सर्कुलर वेव में, ठीक है, और इक्वल टू द साइज ऑफ द वेवलेंथ। अच्छा, अब आपने क्या नोट करना है, दैट द it is however to be noted that the wavelength or the speed of the wave is not affected by the diffraction। अब क्या है कि देखो यहाँ पर जो वेवलेंथ थी इस ऑब्स्टिकल से पहले वो चेंज नहीं हुई, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह सेम रहेगी, ठीक है। इफ द सेपरेशन इज लार्ज बिटवीन द ऑब्स्टिकल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ से ज्यादा का जो होगा वो आपने डिस्टेंस रखा है बिटवीन द ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, तो क्या होगा कि दैट सेंट्रल पाथ जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एजेस इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज अब आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट कर लें कि रेयर फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन में वेवलेंथ एंड स्पीड दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ एंड स्पीड दोनों ही इफेक्ट नहीं हो रहे। ओके, सो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि दैट इन विच फिनोमेना द wavelength and the speed are not affected, या in which they are affected। तो आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, रेयर फ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस तरह के आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में ये था वेव आई, ऑब्स्टिकल के साथ टकराई, वापस अपने ओरिजिनल मीडियम में चली गई। रिफ्रैक्शन में क्या था, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या था, दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, उससे टकरा के वापस आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, लेकिन क्या होगा कि उस दौरान उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएगी। डायफ्रैक्शन में क्या है कि वेव्स ने पास करना है थ्रू अ वेरी स्मॉल होल, और जब वो स्मॉल होल में से पास करेंगे तो उनकी जो क्या कहते हैं डायरेक्शन है वेव्स की वो चेंज हो जाएगी, उनकी शेप चेंज हो जाएगी। पहले स्ट्रेट वेव्स थी, अब क्या हो गई, सर्कुलर वेव्स हो गई, और यहाँ पर उनकी वेवलेंथ और स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है।